हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कई बार देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है ट्रिपिटाइट स्ट्रगल, जिसको हम लोग द कन्नौज ट्रायंगल वॉर के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आसान भाषा में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो ये ट्रिपिटाइट स्ट्रगल था, जिसको हम लोग कन्नौज ट्रायंगुलर वॉर के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था? 8th और 9th सेंचुरी के जो आसपास ये जो जंग लड़ी गई थी इस टाइम पीरियड में। और 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जिनके बीच में वॉर चल रही थी, उनको समझिए। सबसे पहले द पाल डायनेस्टी, द पाला समझ सकते हैं इसको हम लोग। दूसरा प्रतिहार डायनेस्टी, तो द प्रतिहारास बोल सकते हैं हम इनको इंग्लिश में। और तीसरा जो थी वो राष्ट्रकूट, जिसको हम द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी बोल सकते हैं। तो पालाज, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास, इन तीनों के बीच में जंग थी। अब इनका रीजन भी समझ लीजिए अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं। मैप में देख के आप इनके रीजन के बारे में जान सकते हैं कि जो पालाज थे उनका जो रूल था वो ईस्टर्न रीजन के अंदर था, जो आज के टाइम पे बंगाल वाला जो पार्ट है वहाँ पर। और जो प्रतिहार थे उनका वेस्टर्न रीजन वाले पार्ट में, आज के टाइम पे राजस्थान और गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पर अब इनका रूल देखने को मिलेगा आपको। और तीसरी जो डायनेस्टी थी उसका नाम राष्ट्रकूटास था। उसका जो रूल था वो मिड और साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, जिसको हम डेक्कन इंडिया बोलते हैं, समझ सकते हैं। तो डेक्कन इंडिया वाले पार्ट में जो है इनका रूल चलता था। और ये जो वॉर थी इनके बीच में, वो लगभग 2 सेंचुरीज तक, मतलब 2 शताब्दियों तक इनके बीच में वॉर चलती रही। अब हम बात करते हैं द कॉजेज ऑफ वॉर। ये जो जंग थी इसके पीछे रीजंस क्या थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको रीजन बताऊं तो वो था कन्नौज। तो दरअसल ये जो ट्रिपिटाइट स्ट्रगल तीनों डायनेस्टीज के बीच में चल रहा था, वो कन्नौज के ऊपर अपना शासन करने के लिए या कन्नौज को कब्जा करने के लिए चल रहा था। अब कन्नौज पे ही क्यों? इसका जवाब ये है कि कन्नौज जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर माना जाता था मेडिवल टाइम पीरियड के बीच में। और इसको देखें तो इनसे पहले जब हर्षवर्धन का जो एम्पायर चल रहा था उसकी कैपिटल भी कन्नौज थी। तो कन्नौज से पूरे नॉर्थ इंडिया को लगभग कंट्रोल करना, इसके ऊपर शासन करना आसान होता था। तो कोई भी रूलर जो है बार बार कन्नौज के ऊपर ही हमला करता था, क्योंकि अगर कन्नौज के ऊपर कब्जा करने का मतलब था कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉर्थ इंडिया के ऊपर भी रूल कर सकता है। दूसरे कॉज की हम बात करें तो वो भी कन्नौज से जुड़ा है। तो जिसका जो है शासन कन्नौज के ऊपर होता था, तो गैंगेटिक वैली का रीजन भी उसके आसपास ही था। तो गैंगेटिक वैली का रीजन भी जो है उसके कब्जे में होता था उस राजा के। तो गैंगेटिक वैली भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक तौर पर रिसोर्सफुल था, उसमें काफ़ी फर्टाइल एरिया था और काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी राजाओं को मिलते थे। तो इसलिए भी ये जो रूलर्स थे बार बार गैंगेटिक वैली को भी, उसके फ़ायदे को उठाने के लिए भी कन्नौज के ऊपर हमला कर रहे थे। तीसरे हम कॉज की अगर बात करें तो तीसरा कॉज भी जो है कन्नौज से जुड़ा है। जिसका कन्नौज के ऊपर शासन होता था वहाँ से सिल्क रूट जो था उसके ऊपर कब्जा करना भी आसान था। और जिसका शासन जो है, जिसका कंट्रोल सिल्क रूट के या सिल्क रोड के ऊपर रहता था, वो व्यापारिक मार्ग से, अगर अब देखा जाए ट्रेड एंड कॉमर्स से, सिल्क रोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर हर एक रूलर कंट्रोल चाहता था। तो सिल्क रोड के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए जंग चल रही थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रगल की, कि स्ट्रगल किस तरीके से चला। तो ट्रिपिटाइट स्ट्रगल को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको 2 फेज़ में समझेंगे। तो फेज़ 1 और फेज़ 2। सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की। तो फेज़ 1 के अंदर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको डायनेस्टीज़ के रूलर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो जो पाल डायनेस्टी थी उसके रूलर थे धर्मपाल। इसके अलावा जो प्रतिहार डायनेस्टी थी उसके रूलर थे वत्सराज। और तीसरी डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटास, जो डेक्कन के अंदर थी, उसके रूलर का नाम था ध्रुव। तो लड़ाई यहाँ से शुरुआत होती है। इनके नाम और इनकी डायनेस्टीज़ को आप बिल्कुल समझ लीजिए अगर आप इसमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो इन तीनों के बीच में लड़ाई थी। सबसे पहले जो वॉर थी वो हुई धर्मपाल और वत्सराज के बीच में। 790 AD के अंदर ये क्लैश हुआ। और ये जो क्लैश है, उस लड़ाई के अंदर जो धर्मपाल रूलर था वो वत्सराज से हार गया। तो अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो वत्सराज की जो डायनेस्टी थी, प्रतिहार डायनेस्टी ने पाल डायनेस्टी को हरा दिया। तो जैसे ही जो है धर्मपाल को वत्सराज ने हराया,
उसके साथ ही एंट्री होती है तीसरी डायनेस्टी की भी। तो तीसरी डायनेस्टी से ध्रुव आता है इस वॉर के अंदर और ध्रुव जो है वत्सराज को हरा देता है। तो अगर इसका छोटा सा आपको ओवरव्यू दूं तो आप समझ सकते हो, पहले प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के बीच में लड़ाई थी जिसको प्रतिहार डायनेस्टी ने जीत लिया। उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आती है जो प्रतिहार को हरा देती है। तो अब इस स्टेज पर आप पहुंचने के बाद समझ सकते हो कि प्रतिहार डायनेस्टी की हार के बाद जो है तीसरी डेक्कन की जो डायनेस्टी थी जिसका राजा ध्रुव था, तो राष्ट्रकूटास का शासन चल रहा था, लेकिन उसका शासन भी लंबे टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि 793 के अंदर ही इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगा। ध्रुव की डेथ हो गई। ध्रुव की डेथ के बाद जो उसके आगे के जनरेशन्स के जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इस बीच जो है जो राष्ट्रकूटास था वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया और इस बात का फ़ायदा किसने उठाया? धर्मपाल ने। तो पाल डायनेस्टी ने वापस से क्या किया? कन्नौज के ऊपर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को कन्नौज का राजा बना दिया उसको संभालने के लिए। इसका नाम था चक्रयुद्ध। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फेज खत्म होता है। फर्स्ट फेज के एंड होते होते आप समझिए कि अब राजा कौन है यहाँ का? धर्मपाल, मतलब पाल डायनेस्टी के अंदर में कन्नौज है अभी और उसका राजा जो है चक्रयुद्ध है जो धर्मपाल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर राज कर रहा है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज के स्ट्रगल की। तो फर्स्ट फेज का स्ट्रगल खत्म हो चुका है। सेकंड फेज के स्ट्रगल के अंदर टाइम पीरियड जो है, समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। अब काफ़ी सारे नए नए राजा भी आ चुके हैं क्योंकि पुराने जो रूलर्स थे उनकी डेथ हो चुकी है। सबसे पहले आपको नए नए जो राजा बने हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वापस से आप कंफ्यूज ना हो, सारी चीज़ आपको क्लियर रहे। तो पाल डायनेस्टी का रूलर अब भी धर्मपाल है। दूसरी तरफ जो प्रतिहार डायनेस्टी है उसका नया राजा बन चुका है, उसका नाम है नागभट्टा सेकंड। और जो डेक्कन वाली जो डायनेस्टी है राष्ट्रकूटास, उसका जो रूलर है अब गोविंदा 3 बन चुका है। तो अब इनके बीच में जंग चलेगी, पहले की तरह वापस से कहानी रिपीट होती है। नागभट्टा 2 काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, काफ़ी पॉपुलर भी होता है और वो सबसे पहले कन्नौज के ऊपर हमला कर देता है और कन्नौज के अंदर चक्रयुद्ध और धर्मपाल दोनों को ही वो हरा देता है और इस तरीके से वापस से जो है प्रतिहार डायनेस्टी का नॉर्थ इंडिया के ऊपर कब्जा हो जाता है और कन्नौज के ऊपर भी। लेकिन कहानी वापस से रिपीट होती है फर्स्ट फेज की तरह। इस बार भी साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी थी डेक्कन वाली राष्ट्रकूटास, वो एंटर करते हैं इस लड़ाई के अंदर और उनका राजा होता है गोविंदा 3। गोविंदा 3 वापस से एंट्री लेते हैं इसके अंदर और जो प्रतिहार राजा था जो जीत चुका था नागभट्टा 2, उसको हरा देते हैं। तो ये कहानी पूरी फर्स्ट फेज की तरह ही लगभग रिपीट हुई है, बस इसके अंदर राजाओं के नाम बदल गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है डेक्कन का जो राजा था गोविंदा 3, उसके लिए समस्या सबसे बड़ी ये थी कि नॉर्थ इंडिया में वो आके इनके रूलर्स को हरा तो देते थे, कन्नौज पे कब्जा भी कर लेते थे, लेकिन उनके यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि इनको अपना खुद का जो साम्राज्य डेक्कन के अंदर, जो उनकी जो डायनेस्टी, जो एम्पायर चल रहा था राष्ट्रकूटास का, उसको भी संभालना पड़ता था, जिसकी वजह से इनको मजबूरी में कन्नौज छोड़कर अपने डेक्कन की तरफ मूव करना पड़ता था। और फाइनली ये लड़ाई और भी आगे तक चलती रही और इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ? इस लड़ाई के अंदर पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूटास डायनेस्टी दोनों धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती रही और फाइनली जो प्रतिहार डायनेस्टी थी जिसका राजा था नागभट्टा सेकंड, उसने उन सबको हराकर इस लड़ाई के अंदर जीत हासिल कर ली। तो इस जीत के बाद नागभट्टा 2 का जो शासन था, जो प्रतिहार डायनेस्टी का पूरा नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल था, जो लगभग अगले 300 साल तक, मतलब 3 सेंचुरीज तक चलता रहा। तो एक बार आपको वापस से रिकैप में बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज दोनों की स्टोरी लगभग बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्रतिहार बार बार पाल को हरा देते हैं और नीचे से राष्ट्रकूटास आके प्रतिहार को हरा देते हैं।
बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि हर बार किसी न किसी मजबूरी में जो राष्ट्रकूटास की जो डायनेस्टी है साउथ इंडिया वाली, डेक्कन वाली, उसको किसी न किसी मजबूरी में किसी न किसी रीजन से वापस से नीचे जाना पड़ता है, जिसका फायदा नॉर्थ इंडिया के जो दोनों डायनेस्टीज है उनको मिलता है। पहले फेज के बाद तो धर्मपाल का वहां पर रूल रहा, और सेकंड फेज के बाद फाइनली जब जंग खत्म हुई तो प्रतिहार डायनेस्टी को फायदा मिला, और प्रतिहार डायनेस्टी फाइनली विक्टोरियस इमर्ज हुई। तो हम कंक्लूजन की बात करें, ओवरव्यू की इसके बात करें, तो इस जंग से, क्योंकि तीनों ही डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, जब भी ये जंग जो है लगभग 200 साल तक चलती रही, तो तीनों डायनेस्टी काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इसका फ़ायदा किसको हुआ? फॉरेनर्स को हुआ। ये तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ रही थी, जिसका नुकसान भारत को हो रहा था, और एक मौका मिल रहा था जो मिडिल ईस्ट से जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनको, कि वो इंडिया में बार बार आके हमला कर रहे थे और भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पूरे जो एंटायर इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो रही थी। तो ये पूरा टॉपिक है जो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी ज़्यादा आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।